चलिए आते हैं अपने एक और प्रैक्टिस सेट पे। और ये नंबर कौन सा था? 34th। ठीक है, 34वां प्रैक्टिस ऑनलाइन सेशन हमारा आज चलेगा, जिसमें आपने उत्तराखंड का तो ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा उसमें उत्तराखंड वाला पार्ट। और हम आज बात करेंगे जीएस के पार्ट पे। ठीक है, तो जीएस और उत्तराखंड सॉरी हिंदी का जो पार्ट है वो हम लोग जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास जो स्पेशल ये सेशन आता है, इसमें हम लोग हिंदी के पहले 20 बड़े प्रश्न और प्लस उसके बाद जीएस के सारे प्रश्न उस पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया सवाल है आपके पास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चे सॉरी अपने वचन पर स्थायी रहो, या भट्टी में ईंधन नहीं था। क्या इसका सही आंसर लिखा आप लोगों ने? सोचिए क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए भाई। नहीं, कुछ आइडिया नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए। चलो तो आप जरा एक बार सेंटेंस को वापस पढ़िए। मैंने घर जाना था या मुझे घर जाना था? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मैंने होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। बच्चे को पौष्टिक आहार, अब आहार शब्द सही लिखना हमें चाहिए या आहार लिखना चाहिए? दूसरी बात, अपने वचन पर स्थायी रहो। भाई ये कोई पद नहीं है जिस पर स्थायी जो है फिलिंग हो जाएगी। ये स्थायी नहीं होना चाहिए, स्थायी का भाव कुछ और हो जाएगा, बल्कि इस पर होना चाहिए कि अपने वचन पर अडिग रहो, अपने वचन पर दृढ़ रहो। तो आप इसके लिए शब्द स्थायी ना लिखकर इसके लिए दृढ़ लिख सकते हैं कि भाई दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, अपने वचन पर वो अडिग रहता है, जो उसने कह दिया उससे हटता नहीं है, यानी अडिग अपने वचन पर रहता है। तो इसमें से जो राइट आंसर आना चाहिए कि भट्टी में ईंधन नहीं था, ये शुद्ध है इस हिसाब से, और अन्यों में ये सारे सुधार यहां पर किए जा सकते हैं। तो पहले का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित करना। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, लेवल का भी सवाल था और थोड़ा टफ भी था। बेमेल मतलब जिनका मेल नहीं है। पर्श, मोह, मेल, ख्वाब, ये एक ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पर्श समझ में आएगा तो आई होप से समझ गए। हम लोग इज, इजा या फिर मतारी, मस्तारी, मैं किसको कहते हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा है ध्वग, काकुनी, जुनैल और भुट्टू, ये जो है एक ही शब्द है। अब यहां पर जैसे हमसे पूछ रहा है कुल्याड़ या रमट, अपने आप में एक नृत्य शैली को भी दिखाता है, बणकाट या फिर टेकी, तो ये क्या है? ये बेमेल जोड़ आ रहा है, इसका मेल नहीं हो पा रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सेकंड का आपका राइट आंसर आना चाहिए। ये हमारे उत्तराखंड के स्थानीय शब्द हैं। जितने व्यूअर्स हैं स्पेशली जो गढ़वाली जो है साइड से आते हैं, गढ़वाल साइड से, तो शायद उनको इतना ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो कुमाऊनी और इत्यादि आसपास के क्षेत्रों में जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सेकंड का। थर्ड आओ, वन लाइनर है। निरोग में संधि होकर सही क्या शब्द बनेगा? निरोग, पहली बात इसमें संधि कौन है सर? विसर्ग लिखा है, तो हमारे पास सीधा हो गया कि ये विसर्ग संधि है, राइट। और इसका सही क्या होगा? निरोग, 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 या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए निरोग गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब आएगा निरोग। अब आपको मैं इसका डेफिनेशन समझा देता हूं। अक्सर होता क्या है, देखो होता अक्सर यह है कि यदि देखो विसर्ग के बाद, ये नियम है विसर्ग संधि का, कि यदि विसर्ग के बाद र आता है, जैसे ये है ना, देखो विसर्ग के बाद र आया है, विसर्ग के बाद यदि र आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, और उससे पहले का वर्ण, और उससे पहले का वर्ण दीर्घ में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये नियम लिखा हुआ है। अब देखो जैसे हमने कहा कि यहां पर विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, इसके बाद में रोग आया, रा आया, तो विसर्ग का चिन्ह यहां से हट जाएगा और उससे पहले का जो भी वर्ण है उस वर्ण में जो क्या था, लघु था ना, अब वो किस में बदल जाएगा? वो दीर्घ में बदल जाएगा। अब ऐसे हम लोगों ने जैसे क्या कहा, जैसे चलो ये तो आपके लिए इजी हो गया क्योंकि लिखा है निधन रोग यानी कि निरोग। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक और उदाहरण हम लोग इसका लिखते हैं, जैसे निधन रस,
तो अब ये क्या होगा, निरस नहीं, विसर्ग हट जाएगा तो ये हो जाएगा नीरस। ऐसे अगर मैं लिखूं नि धन रज, तो क्या बन जाएगा, नीरज। ठीक है, धी धन रज बन जाएगा धीरज, नि धन रव बन जाएगा नीरव। तो ये सारे ऐसे जो है आपके पास में उदाहरण आते हैं जिनमें यदि विसर्ग के बाद ये बन जाएगा नीरवा, विसर्ग के बाद अगर रा आता है तो विसर्ग हो जाएगा गायब, और उससे पहले का जो अक्षर है उसमें जो छोटी मात्रा है वो दीर्घ में यानी कि बड़ी मात्रा में बदल जाएगी और वो शब्द जो है बन जाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, नीरोग है। तो राइट आंसर तीसरे का क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे वापस आते हैं जल्दी से। इनमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से सोचो कौन सा नहीं है तत्सम। इक्षु तत्सम है, हाँ सर इक्षु है। इक्षु का तद्भव क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तर का क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। अध्य का क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, है ना। और जोगी ये क्या है, तत्सम शब्द नहीं है बल्कि जोगी क्या है, ये तद्भव है। और इसका अगर आप तत्सम खोजोगे तो इसका तत्सम क्या आ जाएगा, योगी आ जाएगा, है ना। अभी शायद एक दो प्रैक्टिस पहले मैंने करवाया था लगभग क्वेश्चन, एंड अनफॉर्चुनेटली ये रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं भाई, हमें आंसर्स निकालने हैं, हमें इसके आंसर्स मिल गए। कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे ना जो आज पहली क्लास देख होंगे, तो उनके लिए भी स्पष्ट होनी चाहिए सारी बातें, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इस बात को। चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग है, अब ये कैसा सवाल है, प्र उपसर्ग है तो ये तो हर कोई बता देगा। अच्छा, प्रत्यार्पण में क्या आएगा, सर इसमें प्रति आएगा क्योंकि इसमें प्रतिधन अर्पण है, तो इसमें प्रा नहीं है बल्कि प्रति है। होल्ड ऑन, प्रत्येक आपके लिए इजी है, इसमें भी प्रति धन एक, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रस्तुत में अब इसमें क्या है, प्र धन स्तुत, तो यानी कि इसका सही हो जाना चाहिए। अब प्रतिरोध में क्या है, प्रति धन रोध। अब हमसे पूछा कि प्रा उपसर्ग किस में है, तो प्रा उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी में, आप ऑप्शन सी लिख लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर आपको बताएं, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को भिन्न कर देता है ना। अब देखो जैसे अगर हम लोग कहें, एक उदाहरण दिया था मैंने आपसे, अगर मैं हार लिखता तो हार का मतलब क्या होता है, पराजय। और अगर इसके आगे में प्रहार जोड़ दूं, प्रा जोड़ दूं, तो प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रहार का अर्थ हो जाएगा चोट करना, किसी पर वार करना, किसी पर चोट करना। तो शब्द का अर्थ किसने बदल दिया, शब्द का अर्थ जो है एक उपसर्ग ने बदल दिया। और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते, जैसे लिखावट है तो लिखावट में मूल धातु क्या है, लिख है, और उसमें आवट जोड़ देंगे तो वो लिखावट हो जाएगा। समझो, तो वो जो है प्रत्यय हमेशा क्या जुड़ते हैं, शब्दों के बाद में, और जो है उपसर्ग हमेशा शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए फिफ्थ का। इसी क्वेश्चन कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। इसमें से कौन सा भाव है, मुझे भूख लग रही है, तो भूख लगना क्या एक भाव है ना, बाकी तो सब इजी है। बताओ जरा, हाथी किस में आएगा, जातिवाचक में या व्यक्तिवाचक में, तो हाथी नहीं, एक जाति को दर्शाएगा, क्योंकि हाथियों की एक जाति है ना, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पक्षी है, वैसे हाथी है। तो हाथी एक पूरे किसको दर्शा रहा है, जाति समुदाय को दर्शा रहा है ना, नाम नहीं। अगर नाम लूंगा हाथी का तो भाई तब आप सिंगुलर में बोल दो, क्या दिक्कत है। सोना किस में आता है, सर ये द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आता है। और गंगा तो खैर आप लोगों के लिए इजी है, ये व्यक्तिवाचक है। हाँ, अगर नदी लिखा होता तो मैं जाति पे चले जाता, और जैसे हमने कहा कि भूख क्या है हमारे पास में, भाववाचक है। और ऑप्शन के मुताबिक अगर हम लोग चले तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये अभी तक के सारे बढ़िया इजी 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 सवाल आ रहे हैं ना, आज के पेपर में बेसिक सवाल आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए मध्य पुरुष कौन सा है, मैंने कितनी बार आपको समझा दिया, तीन पुरुष पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है उत्तम, फिर आता है मध्यम या मध्य, और फिर आता है अन्य। उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला, जैसे मैं हूं, मैं, मुझे, मेरा, है ना, हमसे। और मध्यम में क्या होगा, जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपका, तुम्हारा, तुमसे, है ना। तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे मध्यम में। और अन्य में क्या आएगा, जैसे वह, यह, उसने, उन्होंने, उनका, उनसे, आदि आदि आदि। तो ये सब अन्य में आएंगे जो किसी तीसरे के लिए,
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अन्य की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या आता है अन्य पुरुष। तो ये भी इजी है, सेवंथ का राइट आंसर ए। आई मीन इस वाले हिंदी के पेपर में तो आप ज्यादा ही नंबर लाने वाले हैं ना, बाकी कुछ उत्तराखंड पैटर्न पे जो बनते हैं उसमें आप लोग बढ़िया बढ़िया नंबर ले आते हो। शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ? पूर्ति, पूर्ति, पूर्ति या पूर्ति? वन लाइनर सवाल है, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। ऑप्शन सी लिख लेना, 8th का राइट आंसर। 9th क्वेश्चन पे आएंगे। कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अब जरा आप लोग आराम से सोच विचार करके मुझे राइट आंसर बताओ। क्या लगा आपको 9th का क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी कूदना, कूर्दन, तो बिल्कुल सही है। कूर्दन का होता है क्या? कूदना। कूड़ा नहीं कह सकते आप लोग। कूड़ा तो क्या होता है, जैसे कूड़ा करकट कहते हैं, तो इसको या तो आप कूट कह लीजिए या करकट कह लीजिए, तो इसको हम लोग कूड़े को कूट कह सकते हैं। तत्सम का जो है इसमें क्या हो सकता है, कूड़ा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम कूट हो सकता है ना। ऐसे जो है कूची का क्या हो सकता है, कुर्चिका। कूदना जो है वो कूदना तो खैर आपने कूर्दन कह दिया, और कीड़ा के लिए क्या शब्द आता था प्राचीन समय में, इसको कीट कहते थे, तो कीट या कीड़ा आ जाएगा, है ना। तो ये नहीं, ये कुर्ची, कूची जो है ये कुर्चिका हो जाएगी, कुर्चिका बस। और ये इतने बड़े सवाल नहीं है, बेसिक सवाल है। तो कूदना के लिए आता है कूर्दन, है ना। जैसे बंदर जो है एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कूदते हैं ना, तो भाई वो कूर्दन की जो है व्यवस्था वहां पर आ जाएगी, राइट। चलिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अच्छा सवाल है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कई बार आप कंफ्यूज कर देते हो किसको लेकर, या तो सर अपादान कारक को लेकर कंफ्यूजन होती है या करण को लेकर कंफ्यूजन होती है। तो इसमें कौन सा आप लिखोगे, अपादान या फिर करण? सोचो। अब मैं आपकी बात को क्लियर करता हूं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाले का सही जवाब है करण। क्यों है अभी समझाऊंगा। सर देखो, हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको अगर रिमाइंडर दूं तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि कर्ता, और कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्म का क्या है, को। अब इसके बाद आता है क्या हमारे पास में करण, और करण में आता है से। और जहां पर ये करण या से की बात कर रहा है ना, ये क्रिया के साधन की बात कर रहा है। क्रिया किस चीज की हो रही है, काटने की, काटने की क्रिया हो रही है। लेकिन साधन क्या है, किससे आप जो है चीजों को काट रहे हो। तो काटने का जो साधन यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या है, वो है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से ही तो काटोगे, तो इसलिए जो है करण की विभक्ति जहां से आएगी वहां पर आप लोग क्या कहोगे कि ये कौन सा भाव है, ये है साधन होने का। तो कर्ता ने कर्म को करण से। अब इसके बाद बताओ आगे, बताओ संप्रदान को या के लिए। हालांकि आप यहां पर भी लिख सकते थे, देखो यहां पे संप्रदान है। संबंध तो खैर आपके लिए इजी है, यहीं पर लिख दो का, के, की, या फिर रा, रे, री। ये किसके लिए आता है, संबंध के लिए। अपादान में भी क्या आएगा, से आएगा। लेकिन यहां पर क्या है, अलग होने का भाव, अलगाव का भाव। अगर यहां ये लिखा होता कि वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं ना, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यह हम कहते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, अलग होने का भाव है। छत से बिल्ली कूदी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई ना, तो वहां पर कौन सा आ जाता, तब हम लोग अपादान कारक के रूप में इसको जो है लिख लेते। इसके अलावा अधिकरण में आता है क्या, में और पर। बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ अधिकरण लिखते तो अधिकरण में आता में या पर, है ना। जैसे मैं कहूं कि मेज में पुस्तक रखी है, तो वो वहां पर कौन सा आएगा, अधिकरण आएगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में एक और आएगा, और ये आता है संबोधन। और संबोधन मेरे मित्रों आप समझते हैं, हे, अरे, ओह, अजी, हाय, छी छी, हे राम। तो यहां पर सब क्या है, वहां पर संबोधन की बात कर रहा है ना, और साथ में विस्मयादि बोधक का भाव इसी में जो है छुपा है। तो हे, अरे, ओह इत्यादि जो आता है वो आ जाएगा किसमें, दैट इज इन संबोधन। तो इट मींस कि सही आंसर क्या हो जाएगा, करण। करण की विभक्ति से, और से कमला साधन। जैसे मैं कहूं कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें बाण क्या है, बाण है इसमें एक साधन, बाण से मारा है ना, तो बाण क्या है, एक साधन है। तो वहां पर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इतना बेसिक सवाल भाई शायद कम ही पूछेगा भाइयों, पर ठीक है हमें सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। राइट आंसर क्या लिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अर्क किसका है, ये है सूर्य का। सूर्य को ही क्या मैं भानु लिख सकता हूं,
क्या मैं इसको रवि लिख सकता हूं? क्या मैं सूर्य के लिए आदित्य शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता हूं? सर आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसको दिनकर कह लूं, दिवाकर कह लूं, प्रभाकर कह लूं, सब यही है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे नाम किसके आ जाएंगे आपके पास में? सूर्य भगवान के नाम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि यही है, आप इनको पतंग कह लीजिए, आप इनको मार्तंड कह लीजिए, आप इनको आदित्य कह लीजिए, ये सारे नाम इन्हीं के। आप इसको भास्कर कह लीजिए, तो सारे नाम क्या है? सूर्य। और रही बात यहाँ पर राकेश, मयंक, सोम, मृगांक, सुधांशु, है ना, हिमांशु, हिमांशु, ये सब किसके लिए आते हैं? चंद्रमा के लिए ये सारे नाम आते हैं। रजनीश, कलानिधि, सारंग, रजनीश, कलानिधि, सारंग आदि इत्यादि, ये सारे किसके नाम जुड़ जाएंगे? चंद्रमा के नाम जुड़ जाएंगे ना। इसी तरीके से जो है शशांक है, विधु है ना, सुधाकर है, निशापति है, निशाकर है, तो ये सब किसके पर्यायवाची सिनोनिम शब्द आ जाएंगे? दैट इज ऑफ चंद्रमा। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन से किस किसके पर्यायवाची शब्द है। तो 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 12वें पे आ जाओ। इसमें से बताओ संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे मिलकर बना है? अब ये कौन सा सवाल है भाई? इतना इजी सवाल होना ही नहीं चाहिए था। ज्ञा, जल्दी से बताओ, एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं। ज्ञा, जल्दी से आंसर दो। क्या कह रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें जो है संयुक्त व्यंजनों में ज्ञा जो है इसका बनेगा जा और यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये कुछ नया थोड़े ना है मेरे साथियों, आप सब समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन में हमारे पास में क्या आता है, जैसे अक्षा, त्रा, ज्ञा ये हो गया, और श्रा आता है, ये आता है। अब अगर मैं आपसे अक्षा की बात करूं तो क प्लस श आएगा, लेकिन सवाल ये है कि श कौन सा आएगा? मूर्धा आएगा, तालव्य आएगा, दंत आएगा, तो यहाँ पर श आता है मूर्धा, ठीक है। त्रा तो इजी है हमारे लिए, त और रा, और श्रा में कौन सा आएगा? अब आएगा यहाँ पर तालव्य श, तो श के साथ में आएगा रा, तो ये क्या बन रहा है? संयुक्त। और बाकी ज्ञा तो आपने कह दिया कि इसमें जा और यहाँ जो है ये जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये बना देंगे संयुक्त अक्षर ज्ञा। तो ये भी एक बेसिक सवाल है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए सवालों में से एक है ना। चलिए, हिंदी में पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल होता है, चलो ठीक है। पार्श्विक व्यंजन जो ल होता है, क्या हम इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, या फिर जो है क्या मतलब है पार्श्विक का? पार्श्विक का मतलब होता है कि जो हमारी जीभ है ना, इस जीभ के जो अगल बगल वाला हिस्सा है उसी को हम पार्श्विक कहते हैं। तो इसमें ध्वनि या इसमें जो वायु है वो जीभ के अगल बगल से निकलती है ला बोलते समय, है ना, तो वायु यहां से निकलेगी इसीलिए। अच्छा, इसमें रा कौन सा है? ये प्रकंपित, या जिसको लुंठित कहते हैं, या जिसको कंपन जात कह सकते हैं, कंपन जात, ये यहां पर आता है कौन सा? दैट इज। अब बताओ यहीं पर या और व दो लिख रहा हूं मैं एक साथ, या और व इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? ये हमारे अर्ध स्वर व्यंजन है, ये अर्ध स्वर हैं। क्या है ये? अर्ध स्वर है। कौन कौन से? ये वाले। और बाकी चार तो मैं बोलूंगा ना वो स्पर्श व्यंजन में है, अलग से जो है इसको नहीं। अब मुझे बताओ कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट द काकल्य व्यंजन? काकल्य व्यंजन में कौन सा आता है? काकल्य व्यंजन में कौन सा आएगा? सीधी बात है, ह। आपको इतना भी नहीं आता? तो ह कौन सा आता है इसमें? ह आता है। तो जब भी आपको ह, काकल्य मतलब ह, है ना, नहीं आए तो ह मुझे नहीं आता, तो ह क्या है? वो काकल्य व्यंजन में आता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए, बस ये एक अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, हटा दूं, होल्ड ऑन। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे हमारे पास में साहित्य के पार्ट से एक सवाल कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? सिर्फ गीतावली नहीं पूछा यहाँ पर, इसने श्री कृष्ण गीतावली की बात की है, तो कौन है भाई इसके रचनाकार? सूरदास जी नहीं, ये है तुलसीदास जी। पक्का? तुलसीदास जी। चलो, तुलसीदास की कोई रचनाएं बताओ, और इनके अलावा इन्होंने क्या लिखे तुलसीदास जी ने? जैसे गीतावली, जैसे श्री कृष्ण गीतावली है ना, तो वैसे इनकी रचनाओं में क्या आती है? गीतावली,
है ना। वैसे लगभग मैं हर ही क्लास में करवा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई लिखना चाह रहा है तो लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा है अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। इन्होंने लिखा है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। इन्होंने लिखा है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। अगर पूछेगा कि ये किसके द्वारा रचित है तो अगेन नाम आ जाएगा हमारे प्यारे सूरदास जी का। इसके अलावा रामचरितमानस, रामचरितमानस। इन्होंने लिखा है कवितावली, इन्होंने लिखी है विनय पत्रिका। ये सारे तो उन प्रसिद्धों के नाम लिख रहा हूं जो हर बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखी है कवितावली, विनय पत्रिका। इन्होंने लिखी है दोहावली, दोहावली। इन्होंने लिखी है जानकी मंगल, जानकी मंगल। इन्होंने लिखी है पार्वती मंगल। इन्होंने लिखा है रामलला नहछू, रामलला नहछू, रामलला नहछू इत्यादि ईटीसी। ये सारी किसकी रचनाओं में आती हैं, तुलसीदास जी के ना, बरवे रामायण एंड ऑल। ये सारी रचनाओं के रचनाकार या इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है वो तुलसीदास जी। रही बात सूरदास जी में, आपको पहले मैं यूं बता दूं, देखो रचनाएं तो खैर बात की बात है। आप जानते हो सूरदास जी के लिए एक टाइटल दिया जाता है, इनको श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। तो इनको श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और बाकी इन्हीं के नाम से इन्होंने लिखे हैं सूरदास जी की रचनाओं में, जैसे सूर सरावली। अब कितनी दफा ये आप लोगों से जो है पूछी गई है रचनाओं में से, तो सूर सरावली। इन्होंने लिखी है सूर सागर, सूर सागर। इन्होंने लिखा है भ्रमर गीत। और इन्होंने लिखा है साहित्य लहरी, इन्होंने लिखा है साहित्य लहरी। ये सारी प्रमुख रचनाएं सूरदास जी की। रही बात रसखान जी, है ना, पहले रैदास। तो रैदास जी जो है इनको कहते हैं हम लोग क्या, इनको कहते हैं हिंदी का प्रथम दलित कवि। इनको क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम दलित कवि कहते हैं। इनके टाइटल है हिंदी का प्रथम दलित कवि। और अगर मैं इनके संग्रह की बात करूं, कविता संग्रह, तो बहुत ज्यादा ना सोच के सिर्फ एक ही लिखना है और वो है बानी। तो इन्होंने जो लिखी है अपनी रचना, जो इन्होंने लिखी है उसमें क्या आता है, उसमें आता है बानी। तो इनकी रचनाओं में आती है बानी, बस। और अब बारी आती है रसखान जी की। आपके हिंदी के उत्तराखंड के सिलेबस में सारे लोग मेंशन्ड है। तो रसखान ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रेम वाटिका। क्या लिखा है इन्होंने, प्रेम वाटिका। इन्होंने लिखा है अष्टयाम, अष्टयाम, ये टा है, ठीक है, अष्टयाम। इन्होंने लिखा है सुजान रसखान, सुजान रसखान। और इन्होंने लिखी है दान लीला। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी लोगों के बारे में थोड़ी 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 बातें बता दी है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को डिटेल में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया, राइट। इसके अलावा जो आपने कुछ और बातें साझा करनी है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने बिल्कुल ओपन है, आप टाइप कीजिए ना। चलिए, तो ये हो गए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। 15th क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखा चित्र भक्तिन का प्रमुख पात्र जो है भक्तिन, उसका वास्तविक नाम है क्या। तो ये कई बार पूछा गया है। तो ये है निर्मला, मालती, धनिया या फिर लक्ष्मिन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लक्ष्मिन। तो लक्ष्मिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। एक और बात, महादेवी वर्मा की रचनाएं तो ना लिखा हूं, बहुत बार पढ़ लिया, जैसे निहार है, यामा है, रश्मि है, नीरजा है, सांदेगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र इत्यादि इत्यादि। तो ये मैं कई दफा ऑलरेडी आपको बता चुका हूं महादेवी वर्मा जी के बारे में, राइट। महादेवी वर्मा जी को किस कृति के लिए सुप्रसिद्ध पुरस्कार मिला था, बताओ। ये यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, है जी, साहित्य अकादमी मिला या फिर जो है कुछ और, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान मिला, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे।
इसमें बताओ जरा, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र क्या है? पौड़ी और गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नेपाल काठमांडू, मसूरी शिमला। तो आई थिंक ये ऑप्शन भी उसने कुछ ऐसे दे दिए ना कि वो इजी ही बनता हमारे लिए, और राइट आंसर हमें क्या लिखना मिलता? ऑप्शन नंबर बी मिल जाता, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो ये तो खैर ऑप्शन इतने बेसिक है कि आपको कुमाऊनी बोली के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में ये मिल जाती है। अब कुमाऊनी की उपबोलियां क्या है, मैं प्रीवियस आई थिंक 2 से 3 क्लासेस में आपको करवा चुका हूँ। मैं वही रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, जो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, मोर देन 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमारे अवेलेबल है। तो 33 दूने कितने होते हैं? 66। तो 66 में से अगर मैं 8-10 भी घटा दूं तो 50-55 वीडियोस तो ऑलरेडी आपके पास है, जिसमें हर वीडियोस में कहीं ना कहीं बोलियों से या साहित्यों से सवाल बनते हैं। तो मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ ना, कुछ नया हमें यहाँ पे मिलेगा, हम एक्स्ट्रा चीजों को इसमें ऐड करेंगे। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? और इसके लिए सबसे इजी है, कौन सा चिन्ह लगता है उसके लिए? सर उसके लिए एक चिन्ह लगता है, या जैसे मान लो मैंने लिखा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, है ना? अरे इसमें तो दिल्ली लिखना छूट गया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, हंस पद दिखाऊंगा और यहां ऊपर लिख लूंगा दिल्ली। तो हंस पद का प्रयोग होता है, और हंस पद का निशान कैसे होता है? यूं, इस तरीके से हंस पद को लगाया जाता है। बाकी प्रश्नवाचक आप जानते हैं, अल्प विराम आप जानते हैं, और निर्देशन चिन्ह आप लोग जो है जानते हैं। तो मैं इसमें कुछ नया क्या बता दूंगा, डैश को निर्देशन चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ये अल्प विराम हो गया, कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हंस पद हो गया, ये हो गया जी आपकी कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर, हमें पता है संकर शब्द है, लेकिन संकर में भी कौन सा है? क्या रेल, देखो ना खुद सोचो, रेल को ऐसे लिखते हैं तो रेल तो इंग्लिश का हो गया, हिंदी हटा दो, फारसी हटा दो, हिंदी हटा दो, तो मुझे नहीं भी आता तो भी आंसर क्लियर था कि रेल हो गया अंग्रेजी का शब्द और हिंदी का शब्द हो गया क्या? गाड़ी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता? आसान एक सवाल बन जाता है ना। ऐसे हमारे पास में फारसी और संस्कृत के लिए कौन सा है? जैसे जैसे अगर मैं सजा प्राप्त लिखता, तो जो सजा प्राप्त शब्द है इसमें से सजा जो शब्द है ये तो हो गया फारसी, और प्राप्त जो शब्द है ये क्या हो गया? संस्कृत। तो भाई ऐसे भी आप याद रख सकते हैं संस्कृत के रूप में, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में कई सारे शब्द और आते हैं, जैसे टिकट घर है, वर्षगांठ है, तो ये सारे क्या है? संकर शब्द है ना। अपने संकर मतलब जो दो शब्दों के या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए हैं, तो वह संकर शब्द होते हैं। 18 का राइट आंसर लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, रेल गाड़ी, है ना। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार के वाक्यों को दर्शाता है? अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, 8 में से 4 यहां लिखे हुए हैं, इसमें कोई संदेह मत करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी यात्रा मंगल में हो, चलो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का जल्दी से जल्दी जो है चयन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं आपको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता मिले, तो ये मेरी इच्छा है ना। तो इसमें क्या झलक रही है? हमारी इच्छा समझ झलक रही है। देखो संदेह तब होता जब मैं ये लिखता कि शायद कल मैं क्लास नहीं लूंगा या पढ़ाऊंगा, तो शायद इसमें मैंने शायद लगा दिया, संदेह है जी, तो ये संदेह, शायद पिताजी आ गए होंगे। जहां शायद लग जाए वो संदेह है, राइट। संकेतवाचक क्या है? संकेतवाचक ये है कि जैसे मैं कहूं कि यदि बरसात न होती तो फसल सूख जाती, यदि बरसात नहीं होती तो फसल सूख जाती। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये संकेत है ना कि यदि ऐसा ना होता तो वैसा होता, यदि मैं पढ़ लेता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो वहां पर क्या है? संकेत है। विस्मयादिबोधक में क्या आता है? विस्मय मतलब जहां पर आश्चर्य हो, अरे आप आ गए, अरे आप कब आए, तो विस्मय है, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है आपको, तो वहां पर क्या होता है? विस्मय होता है। राइट आंसर क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे 19th का। 20th पे आओ, टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए? भाव प्रधान होनी चाहिए, कल्पना प्रधान होनी चाहिए, है ना, काव्यात्मक होनी चाहिए, या वस्तु प्रधान होनी चाहिए? पहली बात तो सर टिप्पण किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, वस्तु प्रधान। टिप्पण मतलब टिप्पणी को लिखने की जो विधि है। पहले आप अर्थ में समझो कि टिप्पण का मतलब क्या है। टिप्पणी को लिखने की विधि। अब सवाल यह है सर कि टिप्पणी क्या है? तो मैं भी कई बार नहीं कहता हूं भाई इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए,
तो टिप्पणी का मतलब होता है सीधे सीधे राय देना, अपने मत को सामने रखना। मत मतलब वोट से नहीं है, मत मतलब विचार की मैं बात कर रहा हूं। या जो है आदेश दिया जाना, या जो है निर्देश दिया जाना। तो वो क्या है, मान लीजिए भाई कोई भी हमारे पास में मामला है जिसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं। हम मान लीजिए कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग है भारत सरकार का या राज्य सरकार का, जिसमें कोई मामला है। अब उस मामले के समाधान को ढूंढ रहे हैं कि समाधान कैसे किया जाए। तो उसके लिए सब लोगों से जो है उनकी राय ली जा सकती है, उनके मत विचारों को लिया जा सकता है। कई जो है अपने आदेश भी दे सकते हैं या कई निर्देश भी दे सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई सभी लोगों ने अपनी 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 टिप्पणियां दी हैं, और उन्हें टिप्पणी को लिखने की जो कला है उसी कला को हम टिप्पण कला के नाम से जानते हैं, और ये आपके सिलेबस के भीतर पार्ट है। तो ये हमारे स्टार्टिंग के इनिशियल जो है बड़े 20 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। यहां तक को कोई बात पूछनी है तो प्लीज गो फॉर इट, अन्यथा अब मैं चलता हूं आपके जीएस वाले सेगमेंट की ओर। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ जीएस वाले पार्ट पे। मेन हमारे पास हिंदी का ही रहता है क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस लेंथी है ना। चलो अब आ जाओ जीएस वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60 ओपन कर लीजिए, है ना। उत्तराखंड सर ने आपको करवा दिया है और जीएस में करवा देता हूँ। और रीजनिंग वाले सर तो बहुत लंबी छुट्टी पे घूम रहे हैं आजकल। यहीं से ना 61 60 तो उत्तराखंड था। चलिए 61 पे आ जाओ। नवरत्न काउंसिल इज रिलेटेड टू व्हाट? किस चीज से रिलेटेड है भाई नवरत्न? तो सर अगर हम नवरत्न पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, या जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। आप समझते हैं, भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्ता राजवंश के जो है राजा थे। गुप्ता राजवंश के मैं ओवरऑल नहीं, गुप्ता राजवंश के राजा थे। और इनके समय कुछ घटनाएं जो थी, जैसे चाइनीज यात्री फाहियान का भारत आना, इन्हीं के समय आए थे। जो दिल्ली का आज आप लोग मेहरौली स्तंभ पढ़ते हो, मेहरौली जो है ये है लोहा स्तंभ। तो उसमें जो चंद्र शब्द लिखा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए लिखा है, मौर्य के लिए नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तीसरी बात, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, और शकों को हराने के ही नाते इसकी एक और टाइटल बड़ी थी जो इसको शकारी कहते थे। तो शकारी भी कौन है? यही है जिसने शकों का नाश किया, शकों को मार डाला। तो यही व्यक्ति जो है शकारी है। अब सवाल बनता है कि इसके दरबार में 9 जेम्स यानी कि 9 रत्न हुआ करते थे। अब कौन कौन से वो 9 रत्न थे आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले कालिदास जी, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरे थे वराह मिहिर, वराह मिहिर। तीसरा नाम आता है अमर सिंह का, जिन्होंने अमरकोश भी लिखा है। चौथा नाम आता है वेताल भट्ट का, वेताल भट्ट। पांचवा नाम इसमें जुड़ता है शंकु, है ना। छठवां नाम इसमें जुड़ता है घटक्कण, घटक्कण। सातवां नाम इसमें जुड़ता है, क्या छोड़ा मैंने, वरुचि, वरुचि। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 2 और छूट गए, याद दिलाओ मुझे जल्दी से। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटक्कण, वारुचि, छपणक, छपणक। और एक और छूटे हमारे जी, धनवंतरी, धनवंतरी। तो हुए कि नहीं 9 रत्न? तो ये 9 रत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसे ही 9 रत्न जब आप मुगल पढ़ोगे तो मुगलों में किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। याद है ना आपको? आई होप सो रियली आप लोगों को याद होगा। जैसे अकबर के 9 रत्नों में 1 2 नाम अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे बीरबल थे, तानसेन जी थे, है ना, मुल्ला दो प्याजा था, उस समय आपने नाम सुना होगा। अब्दुल रहीम खान एक खाना था, उसमें जो है फैजी करके हुआ करता था, फैजी जो है उस समय था। उसमें राजा टोडरमल जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, है ना। तो ये वो सारे लोग थे जो अकबर के भी 9 रत्नों की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन अभी अकबर हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त को लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 61 का। डन। और आई होप सो आपने 9 रत्नों के नाम लिख दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन। प्रयाग इंस्क्रिप्शन किस चीज से रिलेटेड है? योर ऑप्शंस आर महापद्मानंदा जो कि नंदवंश का संस्थापक भी था, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, तीसरा अशोक जिसने कलिंग पर हमला किया था, और चौथा समुद्रगुप्ता। तो मेरे प्यारे साथी भली भांति इस सूचना से अवगत है कि जो प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है, तो उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है।
और ये उल्लेख न तो मैंने किया है ना आपने किया है, बल्कि ये उल्लेख क्या है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि या कोर्ट पोएट कौन था? वो था हरिशैन। और हरिशैन ने ही क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। इसीलिए समुद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को हम लोग एक टाइटल देते हैं, ही इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त क्या है? भारत का नेपोलियन है। बाकी तो खैर बहुत टाइटल्स हैं इसकी, जैसे इसको जो है विक्रमांक, व्याघ्र क्रमांक, है ना, परांतक, ये सारी उपाधियां जो है दी जाती है समुद्रगुप्त को, और ये प्रसिद्ध है अपनी विजयों के लिए, है ना। तो समुद्रगुप्त जो है ऐसा एक व्यक्ति था जिसमें प्रयाग प्रशस्ति में जो है इसका उल्लेख मिल जाता है। बाकी महापद्मनाभ नंदवंश का संस्थापक था, है ना, और ये मैंने बता दिया मौर्यंस एंड ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्ट कौन सा है? करेक्टली मैच्ड है ना, नॉट नहीं पूछा है, मतलब जो है इसमें से 3 सही और 1 गलत है। सबसे पहले 1853 के एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता आई थी। अच्छा 3 गलत होंगे ना और 1 सही होगा, है ना, तो ये गलत है, क्योंकि हमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी वो मिली थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो ये तो सरासर झूठ है, पहला लाइन। तीसरा पढ़ो, 1919 में डुअल सिस्टम आया था सेंटर में ना, 1919 में डुअल सिस्टम आया था कहां पर? प्रोविंसेस में या स्टेट्स में? ये प्रोविंसेस में या स्टेट में आएगा? जो सेंटर कह रहा ना डुअल सिस्टम की सेंटर में आया था ना जी ना, सेंटर में जो डुअल सिस्टम आया था वो 1935 का अधिनियम लाया था, तो ये वाली लाइन तो सरासर झूठ है। 1919 ने डुअल सिस्टम तो लाया था लेकिन राज्यों में लाया था, है ना, राज्यों में। और जो है केंद्र में कौन लाया था डुअल सिस्टम? 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर कह रहा है कि एक्ट ऑफ 1935 बाई कैमरल सिस्टम, नहीं, 1935 के अधिनियम ने द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत नहीं की। द्विसदनात्मक व्यवस्था तो थी लेकिन शुरुआत नहीं, बल्कि शुरुआत की थी 1919 ने, इसने शुरुआत की थी, समझ रहे हो। अब यहां चलो जरा, कह रहा है कि 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आपने बोला था कि कौन सा एक सही युग में है, तो बी सही है। 1861 के अधिनियम में पोर्टफोलियो, पहली बात तो पोर्टफोलियो क्या है, कौन लेकर आया था और कब इसको इंट्रोड्यूस किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो भारत में हुई थी वो हुई थी 1859 में, और इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो भारत का पहला वाइसरॉय था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ऐसी व्यवस्था को लेकर आया था, ठीक है। दूसरी बात, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो में ये कहा कि कोई जो एक अधिकारी होता है वो किसी एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां ले सकता है। जैसे एक ही मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय जब मिल जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो व्यवस्था या पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, जो कि 1861 का अधिनियम लाया था। 1861 के अधिनियम की और क्या विशेषताएं थी साथियों? इसने पहली बार 3 भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दिया, और वो 3 भारतीय कौन थे? एक थे द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव जो थे, इनको। इसी के भीतर जैसे वो बने थे आईपीसी था या सीआरपीसी था, है ना, तो वो बने थे। अब तो खैर वो हट गए, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है ना, लेकिन वो इसी जो है 1861 के भारत शासन अधिनियम के भीतर बने हुए थे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ 63rd। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड? शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड। तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? अष्ट प्रधान था, मतलब इनके 8 प्रधान कौन थे? यहां पर लोग हुआ करते थे। अब सवाल यह है कि इनके 8 प्रधानों में किन 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 का नाम जो है जुड़ता है या कौन कौन शामिल थे? तो सबसे पहले कौन था? पेशवा था, उसके बाद अमात्य, उसके बाद सर ए नौबत, उसके बाद सुमंत, जो विदेश मंत्री होता था, इसी सुमंत को दबीर भी कहते हैं। तो सुमंत या दबीर वो एक ही शब्द है, सुमंत या दबीर। इसके अलावा कौन होता था? इसके अलावा होता था मजुमदार, है ना। कौन हुआ करता था इसके अलावा? तो इसके अलावा होता था मजुमदार, जिसको आई थिंक वाकिया नवीस भी कहते थे, है ना। तो देखो ये हो गया, फिर आ गया वाकिया नवीस, वाकिया नवीस, फिर आ गया इसमें सुमंत, है ना, 1 2 3 4 5 6 न्यायाधीश 7, और पंडित राव, पंडित राव। तो ये हो गया 8। तो ये बड़े 8 जो अधिकारी थे, इन्हीं को अष्ट प्रधान कहते थे। लेकिन भारत के इतिहास में कंफ्यूजन ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। एक सिस्टम आता है अष्ट दिग्गज का,
और अष्ट दिग्गज जब जाओगे तो आपको दक्षिण भारत चलना पड़ेगा, हम्पी जाना पड़ेगा कर्नाटक में, और वहां पर विजयनगर साम्राज्य के भीतर एक महान राजा पड़ने होंगे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो थे इसके दरबार के जो 8 महान कवि थे, अभी कौन सा 8 लिखा मैंने, जो 8 महान कवि थे, इन 8 कवियों को एक साथ क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज कहते थे। तो दिग्गज अलग और प्रधान अलग, भाई ये दोनों चीजें आप बेसिक में समझ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। डन। ठीक है, आई होप सो सभी लोगों को क्लियर हो रही है बातें। कहीं डाउट लगता है तो आप पूछते नहीं हो, ये गलत बात है, आप पूछो, है ना, आपको रिप्लाईज मिलेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम एंड व्हाट वाज द इक्ता? तो भाई पहली बात तो ये है कि राजा कितना भी अमीर क्यों ना हो, ये पॉसिबल नहीं कि हर बार उसके पास कैश हो या हर बार उसके पास जो है देने के लिए जो है पैसा हाथ में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो जब दिल्ली सल्तनत में दूसरा राजा गद्दी पर बैठता है, जिसको हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, इल्तुतमिश, तो इसने क्या व्यवस्था की कि ये अपने जो ऑफिशियल से कर्मचारी लोग जो थे उनको डायरेक्ट सैलरी देने के बजाय, कैश में नहीं दिया इसने, बल्कि उनको डायरेक्ट सैलरी देने के बजाय उनको भूमि के टुकड़े, लैंड जो था वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और उन्हीं जो है भूमि के खंडों को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। क्या कहते थे, उनको इक्ता कहते थे। तो इक्तेदारी व्यवस्था का मतलब सीधे ये समझो कि नकद वेतन के बदले, नकद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, दी जाने वाली भूमि, इसको क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। तो ये इसलिए जो है मजेदार वहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इल्तुतमिश। अब रही बात इल्तुतमिश की, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा राजा, मतलब कि क्रम में तो वैसे तीसरा था, लेकिन जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया उस सीक्वेंस में दूसरा था। पहला जो है कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये आप लोग जानते हैं। इल्तुतमिश के कार्यों में चले तो सबसे पहला काम इसने भाई सुल्तान की पदवी धारण की, इसने खुतबा रीड किया, उसने पहली बार जो है तुर्कान चहलगानी के नाम से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, इसने जो है जैसे मैंने कहा इक्ता सिस्टम की शुरुआत कर ली है, इसने जो है जीतल और टंका नाम से मुद्रा प्रणाली की जो है शुरुआत कर ली है। तो सारे काम तो इल्तुतमिश ही कर रहा है ना, तो आप इसको कैसे मिस कर सकते हो। तो इल्तुतमिश इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी 66। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये कैसा सवाल है, कितनी बार मैं पूछूं आपसे और कितनी बार आप इसका आंसर करोगे भाई। ये है हॉर्टिकल्चर को लेकर, ये जो है उद्यान को लेकर है, हॉर्टिकल्चर को लेकर है, कौन सी क्रांति, विच इज कॉल्ड गोल्डन। अच्छा, अगर मैं इसके आगे फाइबर लिख दूं, अगर मैं गोल्डन फाइबर कह लेता, यानी कि स्वर्ण रेशा क्रांति कह लेता, तो फिर वो किस चीज के लिए होता, तो गोल्डन फाइबर आ जाता जूट प्रोडक्शन के लिए, तो तब ये पटसन के प्रोडक्शन को लेकर आ जाता। अगर मैं आपसे सवाल पूछता रजत क्रांति का, सिल्वर रिवोल्यूशन, तो रजत क्रांति किसके प्रोडक्शन को लेकर था, अंडा उत्पादन को लेकर था। अगर मैं यहां पर रजत के साथ रेशा जोड़ दूं और कहूं कि रजत रेशा क्रांति किस चीज को लेकर थी, तो तब आप क्या कहोगे, तब कहोगे कॉटन, कपास को लेकर। तब क्या आ जाएगा, कॉटन, यानी कि कपास को लेकर जो है ये हुआ करती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी तो इजी है। ग्रेन रेवोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, फूड एंड फूड ग्रेन में प्रोडक्शन को लेकर था। व्हाइट रिवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दूध के उत्पादन के लिए था, है ना। जिसको मैं गुलाबी रिवोल्यूशन कहूं तो गुलाबी था झींगा मछली को लेकर। सिर्फ मैं ब्लू रेवोल्यूशन कहूं तो फिर वो मत्स्य पालन को लेकर था, है ना, समुद्र में होती ना मछलियां, तो मछली पालन के लिए क्या था, ब्लू रेवोल्यूशन उस समय आता था। अलग अलग प्रकार के जो है रेवोल्यूशन इस तरीके से आते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन पूछूंगा तो जो तेल या पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो है उसके प्रोडक्शन को लेकर ब्लैक रेवोल्यूशन आया था, राइट। तो ये आप लोगों को भाई इतने सारी चीजें तो एटलीस्ट याद रखनी ही पड़ेंगे ना। 66 का राइट आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वॉज, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चला था ना वो 1789 से लेकर 1799 के बीच में चला था, और इस समय 3 शब्द बहुत प्रसिद्ध हुए थे, एंड दैट वाज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। इवन इसका आंसर भी क्या है, क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर ए है। लिबर्टी था, राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं था, राइट्स तो कहीं पर भी नहीं होंगे और उपरोक्त तो खैर कैसे हो सकते हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसी के बाद जो लिबर्टी शब्द है, फ्रेटर्निटी शब्द है, जो इक्वालिटी शब्द है, ये आज हमारी भारत की प्रस्तावना में भी जुड़े हैं।
तो भारत की प्रस्तावना में ये जो सारे शब्द है ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, तो ये हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी सवाल अक्सर बन जाते हैं, वन लाइनर सवाल है लेकिन अच्छे सवाल है। 67 68 का कोका कोला क्या है? सही आंसर दोगे तो एक कोका कोला पिला देंगे। ये कोई सवाल पुराना है, आयोग ने पूछा उत्तराखंड ने, और ये सवाल ये है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं कब बनी क्या बनी, ये सवाल अब जो है पुराने हो चुके, घिसे पिटे हो चुके। तो ये जो है ग्रिक्स कैंडलर करके एक व्यक्ति था, तो उसने कोका कोला कंपनी को लगभग 1892 के आसपास में आई गेस स्टार्ट किया था ना, लेकिन नहीं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो कोका कोला क्या है? एक मल्टी नेशनल कंपनी। कई सवाल ऐसे भी मिलेंगे आपको जो उटपटांग बिना सर पैर के सवाल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। 69th सवाल का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विच स्टेट अडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम सून आफ्टर राजस्थान इन 1959? देखो, पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी, इस त्रिस्तरीय प्रणाली को, त्रिस्तरीय प्रणाली समझ में आती है? हाँ समझते हैं। जो है 3 टियर स्ट्रक्चर जो होता है, 3 टियर स्ट्रक्चर में क्या होता था? देखो, सबसे नीचे क्या होगी? ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के ऊपर क्या होगी? मंडल समिति होगी, या मंडल पंचायत भी इसको लिखते हैं, तो मंडल समिति या पंचायत होगी। और सबसे ऊपर क्या होगा जी? यहाँ पर जिला परिषद होगा। ये व्यवस्था की गई थी 3 टियर, और ये सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था ये 3 टियर। बाद में जो अशोक मेहता जी आए तो उनका 2 टियर करो इसको, है ना, पर खैर वो जब हटाइए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। जब इन्होंने ये सिफारिश दी थी पहली बार, है ना, 1957 में गठन हुआ था, तो उसके बाद जो है 1959 में 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को जो है राजस्थान में नागौर, राजस्थान में जगह कौन है? नागौर। तो इस नागौर में क्या किया गया? इसकी शुरुआत की गई। लेकिन कहते हैं कि नागौर में जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी वो बहुत बड़ा फेलियर निकला, ये प्रणाली असफल हो गई थी। जबकि इतनी अच्छी सिस्टम दी थी भाई, लोगों के गांव तक अगर फैसिलिटीज देने तो कैसे प्रोवाइड कराएं फैसिलिटीज? तो आप एक काम कर लो ना, उसके लिए आप लोग जो है स्तर बांट लो कि यहाँ गांव का प्रधान होगा, उसके ऊपर मंडल होगा, उसके बाद जिला होगा, जिले के बाद फिर राज्यों तक सूचना जाएगी। लेकिन जो है यहाँ फ्लॉप हो गया, कहाँ? वो फ्लॉप हो गया आपके राजस्थान। इसका राइट आंसर पहले आंध्र प्रदेश लिख रहे थे ना, तो ये जो है हो गया। बाद में जो है मतलब देखो 2 अक्टूबर को प्रपोजल था, 11 अक्टूबर को एक्सेप्ट हो गया था, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हुआ? नागौर में फेल हुआ। तब सवाल ये बना कि असफल क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? तो तब हमारी भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था सादिक अली समिति। जब सादिक अली समिति बिठाई गई तो सादिक अली समिति ने वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, लेकिन 3 बड़ी रिकमेंडेशंस ये थी कि क्यों फेल हुई राजस्थान के नागौर जिले में ये सिस्टम, और उसके कारण 3 थे। सबसे पहले कारण था गरीबी, और दूसरा कारण था असाक्षरता, इलिटरेसी, और सबसे बड़ा कारण एक और जो था वो ये था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से तालमेल नहीं बिठा सकी या कोऑपरेट नहीं कर सकी। अब जब राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, जब तालमेल नहीं बिठा पा रही है, तो कोई भी स्कीम कैसे सक्सेस हो पाएगी? स्कीम तो ले आए, लेकिन उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरी बात लोगों में अवेयरनेस चाहिए थी, लेकिन लोग तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, जो है असाक्षरता का दर बहुत हाई था। तो भाई ऐसे, अब आप आज की भी बात करो ना भाई, आप देखो कई ऐसे जो है इलाके हैं, कई ऐसे गांव मोहल्ले इलाके हैं जहां पर स्कीम्स का एग्जैक्ट क्या फायदा ले सकती है जनता, उनको नहीं पता। और उनको इसलिए भी नहीं पता क्योंकि उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बता रहे। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चुन लिए गए हैं, प्रधान भी बन गए हैं, पंचायत भी बन गए, जिला परिषद, जिला पंचायत सब बन गए। उनको नॉलेज भी है कि बजट कैसे आएगा, कैसे जो है वहां से पैसा निकालना है, स्कीम्स कौन कौन से आ रही हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो नहीं वो लोगों को अवगत कराते हैं। और इसलिए कोई भी स्कीम होती है वो पिछड़ जाती है। सरकारें स्कीम लाती है, ऐसा मत बोलो सरकार काम नहीं करती, लेकिन वो स्कीम जो है ना वो पन्नों तक ना रहे, वो जमीनी स्तर पर जुड़ जाए, काम कर जाए। तो इसके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रांग होने चाहिए। मैं प्रत्याशी नहीं उठ रहा हूँ, बस आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोलो भाई कि आप स्कीम्स पढ़ो। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा स्कीम्स को सर्च करोगे, आपको पता होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अब कहने को आप मगन रेगा में काम कर रहे हो, महात्मा गांधी जो है हमारे पास में ना नेशनल गारंटी जो स्कीम आई थी, लेकिन उसके क्या वास्तव में फायदे? सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई 100 दिन का रोजगार मिल गया, है ना, पर डे के हिसाब से 100-150 रुपया जो भी मिल रहा है वो दे दिया, नहीं, और भी फैसिलिटीज होंगी और भी सारी चीज होंगी, तो उसका अध्ययन होना चाहिए।
खैर मैं इसमें काफी डिटेल चला गया। तो अब फाइनल समझो कि राजस्थान के नागौर के बाद, हालांकि असफल हुआ था, तो उसके बाद दूसरा राज्य जिसने इसको एक्सेप्ट किया था दैट वाज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऐसा जो है दूसरा राज्य था, है ना, तो इसने जो है इसको एक्सेप्ट किया था। राइट आंसर ए लिखना 69 का 70th पे आओ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, इसके लिए एक छोटी सी कहानी थी, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो इसका राइट आंसर लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है सामने रखा था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। और लगभग एक महीने का अल्टीमेटम देने के बाद किसको? मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीग को। उसके बाद जो है फाइनली 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लिए गए, इसको स्वीकृति दे दी गई। क्योंकि भाई मुस्लिम लीग जो है वो नहीं समर्थन कर रही थी ना सरकार का, वो नहीं समर्थन कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उनको मौका दिया गया था कि भाई आप एक महीने का अल्टीमेटम है आपके पास, अगर आप हमारे साथ आकर साझी सरकार बनाना चाहते हो तो आ जाओ। जब नहीं आए तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना। और ये देखो लगभग तीसरा सेशन कह लो तुम्हें। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। और 2 इसमें उपाध्यक्ष थे, बताओ। एक थे मिस्टर कृष्णमचारी जी, वीटी कृष्णमचारी, और दूसरे थे उसमें एच.सी. मुखर्जी। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने वहां पर उपाध्यक्षता दी थी, है ना। तो देखो ये टीटी का नाम तो खैर इधर ही लिखा हुआ। बी.एन. राव कौन थे? नाम तो सुना होगा। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर थे। संविधान सभा के अगर लीगल एडवाइजर पूछेंगे तो वो मिस्टर बी.एन. राव साहब थे। राइट, तो ये बन गया हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी डन। 71 पे चलिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? कॉल्ड। देखो अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में एक लाइन कहूं, ये मेरी लाइन नहीं, ये हमारे लाला लाजपत राय साहब की लाइन है। लाला लाजपत राय ने स्वयं कहा था कि भारत की जनता के सबसे प्रिय, वैसे तो हमें प्रिय क्या थे अंग्रेज, लेकिन अगर बाकियों से तुलना भी करें अंधों में काना राजा टाइप का, तो अगर हम कहें तो भारत के सबसे प्रिय जो थे इनमें से वाइसरॉय, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही स्वशासन का जनक भी भारत में कहते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, कुछ आइडिया है कि लॉर्ड रिपन का समय काल कब से स्टार्ट होता है और कब तक जो है लॉर्ड रिपन का समय चलता है? एक बेसिक आइडिया? नो आइडिया, कोई बात नहीं। तो इनका समय है 1880 से 1884। अब इस बीच क्या क्या बड़े काम हुए देखो। इससे पहले लॉर्ड लिटन था 78 से 80, सॉरी 76 से 80। तो लिटन क्या लाया था? जैसे उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था। तो जब जो है लॉर्ड रिपन का समय आया, इसने सबसे पहले वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किया, उसको बंद कर दिया। पहली बात तो आपको ये याद रखना। दूसरी बात, जिस समय जो है लॉर्ड रिपन काम कर रहे थे, तो उसी समय 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री लॉ लाया गया, पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। एक्ट लिखते हैं इसको लॉ के बजाय, है ना। तो पहला कारखाना अधिनियम अगर पूछेगा तो लॉर्ड रिपन के ही समय आया था। लॉर्ड रिपन के इस समय हंटर कमेटी, सब लोगों ने नाम सुना होगा, एजुकेशन के लिए जो है हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो इसके समय जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ये कब की बात है? 1881 की ही बात है, सॉरी 1884 आई गेस ना, 84। तो हंटर कमेटी का गठन, एक बार इस डेट को चेक कर लेना प्लीज। 1884 में हंटर कमेटी थी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इसका गठन हुआ। इसके ही समय जो है स्थायी जनगणना की शुरुआत हुई, है ना। स्थायी रूप से या परमानेंट तरीके से जो जनगणना थी, नियमित जनगणना, इसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, आपको पता होगा। इससे पहले हालांकि लॉर्ड मेयो के समय जो है अस्थायी रूप से जो है भारत में 1872 में जनगणना की शुरुआत हो गई थी, मेयो के समय। मेयो भी ऑप्शन में है, तो 1872 में जो है मेयो के समय जनगणना की शुरुआत भारत में थी, लेकिन वो जो है नियमित नहीं थी। और मेयो का दूसरा काम, इसने जो है मेयो कॉलेज का भी गठन करवाया था। तो ये 2 बड़े काम लॉर्ड मेयो के थे। बाकी लॉर्ड जो है मॉर्ले अलग से कुछ नहीं, मॉर्ले तो खैर वो था भारत सचिव था जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के समय कार्यरत था। और चेम्सफोर्ड जो है वो भी भारत में वायसरॉय के पद पर ऑलरेडी बैठ चुका है। इसके समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। नहीं, चेम्सफोर्ड के समय नहीं लगा था, चेम्सफोर्ड तो बाद में आया था ना, तो 11 में कैसे हो जाएगा, है ना। बताओ चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या घटनाएं हुई थी? चेम्सफोर्ड बाद की बात है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 का जो अधिनियम आया था ना, वो चेम्सफोर्ड के ही समय तो आ रहा था। तो ये बाद की घटना है, पहले नहीं ना। जो मैं तीसरा दिल्ली दरबार था, मैं वहां गलती से कहाँ पहुंच गया था,
लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में चले गया था। खैर चलिए नेक्स्ट आओ। निहिलिज्म का विकास किस देश से हुआ? मानसी पहली बार सुना निहिलिज्म? सोचो, निहिलिज्म, हैव यू एवर हर्ड दिस? एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, चलो ये कोई इतना बड़ा नहीं, फिलॉसफी है। निहिलिज्म इज अ दर्शन, इट इज अ फिलॉसफी। इस दर्शन को समझना जरा कठिन है, लेकिन बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन भाई ऐसा करना मत, फिर मत कहना सर ने हमें भड़काया था। आज जो हमारे सोशल वैल्यूज है ना, जो हमारा सोशल कंसेप्ट है, जो वैल्यूज हैं, वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है? कुछ भी ना, कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए। हम समाज में जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन की ही बात करते हैं कि भाई ये फादर सन का रिलेशन है, राइट? ये जो है फादर एंड डॉटर का रिलेशन है, ये ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, या ये मानव जाति में ये एक परिवार है, वो दूसरा परिवार है, ये ऊंची जात का व्यक्ति है, ये नीची जात का व्यक्ति है। क्या है ये सब? ये सोशल ड्रामा है। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रामाज। व्हाट इज द रियलिटी? जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि जो भी हमारे सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर बेसलेस। ये सब क्या है? ये बेसलेस है, ये मेरी लाइन नहीं है। जितने भी हमारे वैल्यूज हैं ये बेसलेस है। नथिंग कैन बी नॉन परमानेंटली। कुछ भी जो है परमानेंटली नहीं होता। आप एक चीज बताओ कि ह्यूमन बनने से पहले, मानव बनने से पहले अगर ब्रह्मांड रहा होगा तो क्या उसकी विशेषता सेम थी जैसे आज के टाइम पे? नहीं ना। हम लोगों आज जो भी देख रहे हैं, मैं अगेन कर रहा हूं, देखो मैं इसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करूं, लेकिन आई होप सो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पा रहा हूं कि आजकल के जो भी सोशल वैल्यूज, जो भी सोशल हमारे आधार हैं, जो भी सामाजिक आधार है, वो सब बेसलेस है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ भड़का नहीं रहा हूं किसी को, समझो। लेकिन ये क्यों जरूरी है? अब ऐसे भी नहीं ना कि इनको नहीं फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जरूरी क्यों? फिर क्या फर्क रह जाएगा इंसान और जानवर में? एक मानव जाति, मानव सबसे सभ्य जाति मानी जाती है ना, तो आप कैसे सभ्य हो, आप कैसे सिविलाइज हो? क्योंकि आपने उस सोशल वैल्यूज को होल्ड करके रखा है। आपने उस सामाजिक, जो मैं कह रहा हूं ना कि एक वैल्यूज जो होती हैं, उनको बनाकर रखा हुआ है, इसलिए वो जरूरी है। जबकि यहाँ पर ये फिलॉसफी कहती थी, निहिलिज्म फिलॉसफी, जो कि रूस से जो है शुरुआत हुई थी, कि जितने भी हमारे सोशल मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, नैतिकताएं हैं, ये सब बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि, है ना। अब ये भाई ऐसे वेस्टर्न नेशंस में हो सकता है, हमारे भारत देश में तो इसको दूर ही रखा जाए तो अच्छी बात है ना। तो निहिलिज्म की शुरुआत जो है रूस से हुई थी, राइट? ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 72 का। 73rd में आते हैं जल्दी से। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में से, आप देखो मैं पूरा सवाल भी क्यों पढ़ूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? जहां मुझे ये दिख गया फ्रीडम ऑफ प्रेस, जहां भी मुझे फ्रीडम ऑफ प्रेस दिख गया, तो मैं सीधे सही गेस क्या कर लूंगा कि सर ये हमारे आर्टिकल 19 के 1A में लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 19 में कितनी बार बताऊं आपको? ए, बी, सी, डी, ई और जी। ये कौन सा 19(1) का मैं बात कर रहा हूं? वैसे 19 में टोटल 6 है ना, लेकिन एक की बात कर रहा हूं। 19(a) का एक कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना, यानी कि भाषण या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बी में है राइट टू असेंबल, लेकिन जब आप जो है असेंबल होंगे, समारोह करने का अधिकार होगा, तो वो विदाउट आर्म और पीसेबल होना चाहिए, शांतिपूर्व सम्मेलन करने का। तो शांतिपूर्ण और हथियार से रहित सम्मेलन करने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है। सी में है राइट टू फॉर्म यूनियन या एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये ओरिजिनली नहीं था। अनुच्छेद 19 के सी में जो सहकारी समितियों का गठन करने की आजादी है, ये ओरिजिनली नहीं था। इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 2011 में जोड़ा था। कौन सी वाली लाइन? सिर्फ ये पूरी लाइन मत कहना। जब हमने कहा ना कि अनुच्छेद 19 के क ख गौ, गौ में क्या है? सी मतलब गौ, तो उसमें क्या था? संघ, संगठन और सहकारी समितियों के गठन की आजादी। संघ, संगठन और सहकारी समितियों के गठन की आजादी ये 19 के सी में थी, जिसमें संघ संगठन तो पहले लिखा था, लेकिन सहकारी समितियों को लिखा गया 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। फिर उसके बाद डी में क्या है जी? यूनियन बना लिया है, तो अब है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें राइट टू मूव है, आप जो है भारत देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं? आप घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। ई में क्या है? राइट टू सेटल। सेटल का मतलब क्या है? आप जो है वहां के वासी बन सकते हो, बस जाने का अधिकार है। फिर इसके बाद एफ हुआ करता था पहले, अब वो संपत्ति के अधिकार के रूप में पहले था 19 में, अब उसको हटा दिया गया है। तो उसमें लिखा था राइट टू अक्वायर
डिस्पोज एंड सेल द प्रॉपर्टी, है ना, मतलब किसी संपत्ति को खरीदना, उसको बनाए रखना, उसको बेचना, वो आपका अधिकार था, लेकिन अब नहीं। और फिर जी में क्या आ जाता है, लाइवलीहुड के राइट्स आते हैं कि भाई प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जो है बिजनेस को, किसी भी व्यापार को, किसी की भी ऑक्यूपेशन को क्या कर सकता है, वो स्वीकृत कर सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत एक दो लॉजिक्स तो होंगे ना जो काम करेंगे। अब वो क्या लॉजिक है वो यहाँ नहीं, वो हम लोग जो है एक्सेप्शनल केसेस पढ़ते हैं पॉलिटी वाली क्लास में डिटेल में। तो इट मीन्स किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। एंड आई होप आपने ए ही लिखा हो। इतने भी भारी सवाल नहीं है, इजी है, इजी टू मॉडरेट लेकर चलना होता है। सूचनाएं मैं कई बार दे चुका हूँ, ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस बैचेस के लिए हमने इस इंडिपेंडेंस मंथ में एक नया ऑफर रिलीज किया है, जिसमें आप लोग जो है मात्र 300 रुपये में आने वाले 6 महीने तक के लिए क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। अच्छा, हर महीने 300, ऐसे नहीं कि 300 में 6 महीना, हर महीने 300 में जो है आप खरीद सकते हैं आने वाले 6 महीने तक। वैसे ओरिजिनल फीस आपकी 600 और 50% उसमें ऑफ है ना, तो आप उसको भी इंजॉय कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए ही रखे हैं आपको, तो अब भाई आप मुझे कॉल कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों हैं आपकी, जो उसमें है ना, देखो ये अधूरा ही छापा हुआ है, टाइपिस्ट भी हमारे उस्ताद हैं आजकल ना। चलिए 74 पे आ जाऊं। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन से भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया? सुनो मेरी बात। जोधाबाई का महल अकबर ने बनाया है, ठीक है, तुर्की सुल्ताना का महल अकबर ने बनाया है, पंचमहल अकबर ने बनाया है। लेकिन जब यहाँ बात आती है आगरा की मोती मस्जिद, ये आगरा वाली मोती मस्जिद है, दिल्ली वाली नहीं, ये भी समझना। तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई है? ये बनाई है शाहजहां ने। और अगर मुझसे मोती महल दिल्ली वाली पूछता, क्योंकि दिल्ली में भी मोती महल है, तो दिल्ली के मोती महल का निर्माण करवा रखा है किसने? औरंगजेब ने। अब यही तो इतिहास में कंफ्यूजिंग पॉइंट्स मिलते हैं जी हमें, कि मोती महल है समझ में आता है, ठीक है, मोती मस्जिद है, मोती महल है, लेकिन आगरा में किसी और ने बनाया, दिल्ली में किसी और ने बनाया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को लेकर आते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को लेकर हमारे पास में आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों से सावधानी बरतते हुए आपको जो है चीजों को सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो पाई हैं? चलो डन आ गया, गुड। तो क्या आंसर आ गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, मोती मस्जिद। ये जो है शाहजहां ने बनाई, न बल्कि अकबर ने। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू चेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, पहले ये बताओ कौन से आर्टिकल को पढ़ रहा हूं? आर्टिकल 3, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किसमें है? आर्टिकल 3 में है। तो 3 के लिए क्या है? 2/3 बहुमत से, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से विधायी प्रक्रिया के द्वारा, विधायी प्रक्रिया के द्वारा, ओके होल्ड ऑन, संसद की और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, विधायी प्रक्रिया के द्वारा, या केवल लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा। अनुच्छेद 3 में अगर कोई भी चेंज करना होता है, अनुच्छेद 4 को पढ़ रहा हूं मैं, कि अनुच्छेद 3 और 2 में अगर कोई भी परिवर्तन करना होता है तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है, विच मीन्स ये संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। तो इसका अगर ऑप्शन डी, सॉरी सी में साधारण बहुमत है, तो ऑप्शन सी लिख लीजिए। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या था? किसी पुराने राज्य से किसी नए राज्य का गठन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उसके नाम को परिवर्तन करना, इससे जुड़ी हुई बातें अनुच्छेद 3 में लिखी हुई थी। और उसके ट्रिक के लिए मैंने आपको फिदा शब्द बताया था। एफ मतलब फॉर्मेशन, आई फिदा, आई मतलब इंक्रीज द बाउंड्री, डी मतलब डिक्रीज द बाउंड्री, फिदा ए मतलब ऑल्टर द एरियाज, और लास्ट में ए का मतलब था ऑल्टर द नेम। तो ये भी आपका क्लियर था, सी ऑप्शन। 76, शकारी किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, शकों को हराने वाला शकारी कौन था? जिसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, तो इसके लिए क्या ही मैं अलग से चलूं, और चंद्रगुप्त द्वितीय की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाल दिया है ना। समुद्रगुप्त आप जानते हैं, और कनिष्क का तो खैर कुषाण वंश के तीसरे और सबसे प्रमुख राजा भी थे कनिष्क, जिन्होंने इवन चाइनीज शासकों को, जो हानहुती था, उसको भी डिफीट किया था और शिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण किया था। कनिष्क ने 78 में, है ना, एडीज में क्या किया था? इसने एक संवत जारी किया था जिसका नाम था शक संवत, जो आज हमारा राष्ट्रीय संवत या नेशनल संवत की भूमिका निभाता है। इसने जो है हमला किया था कहाँ? मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पर हमला किया था कनिष्क ने, और वहां से अपने साथ अश्वघोष को लेकर आया था।
जिसने बाद में बुद्ध चरितम भी लिखी थी। तो ये कनिष्क के बारे में कुछ बड़ी 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 जानकारियां हमारे पास में आती है। ऐसे भी और भी बहुत सारी जानकारियां, लेकिन भाई लिमिटेड समय, ऑलरेडी मैंने शायद समय ज्यादा बाउंड कर दिया ना। चलिए, सनसेट रूल सुना है इसके बारे में? सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कौन फॉलो करता है? रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, इजारादारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम? परमानेंट सिस्टम को ही कहते हैं जमींदारी सिस्टम। तो जो जमींदारी सिस्टम था ना, इसी जमींदारी सिस्टम में सूर्यास्त का नियम भी काम करता था कि भाई शाम ढलने से पहले पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? आपको लगान चुकाना पड़ेगा। और जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? गाइस से कितनी बार बता चुका हूं मैं, 1793 में। और कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या होता था स्थायी व्यवस्था में? देखो, इसमें मैंने कहा था कि जो भी कलेक्ट होना था टैक्स, तो वो 3 फेज से होकर गुजरता था। ऐसे यहाँ किसान है, यहाँ कंपनी है। तो किसान का काम है ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना, लेकिन किसान प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा स्वयं, बल्कि बीच में एक जमींदार होगा। तो किसान अपना टैक्स जमा करेगा जमींदार को, जमींदार उसमें से अपना एक परसेंटेज हटा देगा। लगभग वो मतलब मान लो 10% के आसपास होता था, है ना। लगभग जो है 1/11 अपने पास रखता था, 10% हिस्सा, और बाकी का हिस्सा किसको दे देता था? वो कंपनी को दे देता था। तो ये था। और ये भारत में लगभग 19% हिस्से पर जो है 1793 के आसपास फैला हुआ था, है ना। और ये इसके जो एरिया से होते, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक, है ना। तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? स्थायी। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब क्या है? देखो, अब जमींदार हट जाएगा तो रैयत में सिर्फ 2 ही रह जाएंगे। रैयत का मतलब ही किसान होता है, शब्द का सिनोनिम किसान है। तो अब किसान क्या करेगा? सीधे सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पे करेगा। रैयत शब्द का ही अर्थ किसान है। और रैयतवाड़ी की शुरुआत जो है 1820 में हुई थी, है ना। ये सबने पढ़ा है। और कौन शुरू किया था इसको? टॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी सिस्टम को जो है थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1820 के आसपास में। और ये जो व्यवस्था थी ना रैयतवाड़ी, सबसे ज्यादा यही प्रसिद्ध थी भारत में। लगभग 51% भूमि पर ये जो है हिस्सा, ये जो है व्यवस्था फैली हुई थी। और मैंने व्यवस्था का सिस्टम बता दिया कि इसके अंतर्गत जो है किसान डायरेक्ट स्वयं जो है कंपनी को देगा लगान। और ये कहाँ पर फेमस थी? ये थी मुंबई में, मद्रास में, असम में, है ना। या फिर जो है कुछ पूर्वी बंगाल के और पूर्वी पंजाब के इलाके थे, वहां पर रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था। और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी में क्या हुआ? फिर से 3 आई, लेकिन जमींदार नहीं। यहाँ है किसान, किसान के बाद एक गांव, और सबसे ऊपर है कंपनी। तो रैयत महलवाड़ी में क्या हुआ? पूरे गांव को क्या चुन लिया गया? एक यूनिट चुन लिया गया, और वही गांव जो होता था उसी में लगान जमा होता था, और वहां का मुखिया फिर बाद में लगान को चुकाएगा। ये लगभग 30% जो है फैली हुई थी भारत में। और लगभग 1833 के आसपास में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1833 के आसपास महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इजारादारी यहाँ पर नहीं है। इजारा का मतलब होता है ठेके पर वसूली करना। अगर मैं राजा हूं, मेरा कोई एरिया है जहां से मुझे लगान चाहिए, तो भाई मैंने किसी को ठेकेदार चुन लिया कि जाओ तुम्हें ठेकेदारी दे दी कि तुम वहां से लगान लाकर दो, और वो लगान आप मुझे लाकर दोगे। तो ये इजारादारी सिस्टम कहलाती थी वहां पर ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा 77 का। 78 पे आओ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागाटा मारू क्या था? सुना है आपने कामागाटा मारू का नाम? सुना तो होगा। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। इट वॉज अ जैपनीज शिप। और ये जो जापानी जहाज था, इसको किसने किराए पर खरीदा था? तो इसको किराए पर खरीदा था किसने? गुरुदत्त सिंह जी ने। गुरुदत्त सिंह जो थे, इन्होंने इसको किराए पर खरीदा हुआ था। और आपको और विशेषता को लेकर चलूं, ये घटना है 1914 की, जिस समय क्या हो रहा था कि यहां से सिंगापुर से ये जहाज जा रहा था वैंकूवर। वैंकूवर नामक जगह कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक बताओ, कनाडा में है। तो कनाडा के वैंकूवर में जा रहा था सिंगापुर से जहाज। कहते हैं कि ये जो शिप गुजर रहा था, ऐसा तो नहीं था शिप, लेकिन रफली लेट कर लेते हैं, ये जो शिप गुजर रहा था इसमें लगभग 376 पैसेंजर्स थे। 376 यात्री जो है इसमें बैठे हुए थे। और गुरुदत्त सिंह जी ने इसको किराए पर खरीदा था जापानी जहाज को। जब सिंगापुर से जहाज रवाना हुआ और वैंकूवर पहुंचा, अब सवाल तो खैर ये क्या ही आपसे इतना डिटेल पूछेगा कि वैंकूवर ये जहाज जो है वो किस दिन जो है पहुंचता है, लेकिन फिर भी एक लाइन के रूप में मैं ये बता देता हूँ कि ये जहाज जो है 23 मई 1914 को जो है वैंकूवर पहुंचा। अब वहां पर क्या हुआ कि जहां इन्होंने उतरना था वैंकूवर पोर्ट पर, तो वहां के अधिकारियों ने इनको रुकने से मना कर दिया, इनको उतरने से मना कर दिया। तो जहाज को मजबूरन जो है फिर वहां से घूमना पड़ा कनाडा से। और घूमते घूमते बहुत दिनों के सफर करने के बाद ये पहुंचता है भारत। और भारत कहां पहुंचता है? कलकत्ता। कलकत्ता के पास एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है
बज, ये जगह का नाम है जी कलकत्ता में। और कलकत्ता की इस बजबज नामक जगह पर जब ये जहाज पहुंचा तो वैसे लोग परेशान थे, जाना था उनको कहाँ, कनाडा वैंकूवर, पहुंचा दिया आपने कहाँ, कलकत्ता। तो भाई लोग फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो उतरते समय कहते हैं अंग्रेजों से झड़प हुई, लड़ाई हुई, जो भी वहां पर अधिकारी रहे होंगे, और ऐसी लड़ाई में बहुत सारे लोगों को जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कुछ अंग्रेज थे, कुछ भारतीय, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी घटना को हम लोग जो है कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। एक सिमिलर ऐसी एक और घटना आती है जिसको हम लोग तोशा मारू की घटना कहते हैं। इसी तोशा मारू की घटना को सिंगापुर क्रांति भी कहते हैं। और ये तोशा मारू की घटना कब हुई थी, ये हुई थी 1915 में, 15 फरवरी 1915 को। और इसमें जो है गदर पार्टी के कुछ लोग थे जिनकी बहस हो गई थी अंग्रेजों से, जैसे जमींदार चिश्ती खान थे, सूबेदार जो है ये थे, क्या नाम था उनका, अबुल गनी था, है ना, सूबेदार दाऊद खान था। तो उन लोगों ने जो है क्या किया था, अंग्रेजों से लड़ाई की थी। 15 फरवरी 1915 को तोशा मारू की घटना हुई थी। सिंगापुर क्रांति इसी को कहते हैं। तोशा मारू की जो घटना है ना, इसी को हम लोग सिंगापुर क्रांति कहते हैं। इसमें जो है गदर पार्टी के लोग थे, है ना, गदर पार्टी के जो है लोग इसमें थे। गदर पार्टी मतलब किसने शुरू की थी गदर पार्टी, 1 नवंबर 1913, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। और किसने शुरू किया था, लाला हरदयाल और उनके साथी सोहन सिंह भागना साहब। तो इन लोगों ने किया था ना। तो देखो अब एक एक टॉपिक से कनेक्ट होते जाएंगे, मैं बहुत लंबा पहुंच जाऊंगा फिर ना, और समय हमारे पास इतना रहता नहीं। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है, अभी अभी मैंने कहा कि 3 टियर कॉन्सेप्ट था। 3 टियर कॉन्सेप्ट में यूं चलता है जी, देखो यूं चलता है, यहाँ सबसे नीचे ग्राम सभा होती है, फिर मंडल समिति होती है, और ऊपर होता है जिला परिषद। अब मान लीजिए कि जिला परिषद में बैठक बुलाना है, तो इसके लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो आई गेस इसका राइट आंसर बी आना चाहिए, लगभग 1/3 मेंबर्स होने जो है जरूरी होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या लिख लेंगे हम लोग, बी ऑप्शन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जल्दी बढ़ते हैं। 80th क्वेश्चन पे आ जाओ। 80th क्वेश्चन, 80वां सवाल, कौन सा लोहा सबसे बेहतर प्रकार का है, सेडेराइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट। हेमेटाइट श्योर, या फिर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट कंफर्म्ड है आप। चलो देखो क्या होता है ना, जो मैग्नेटाइट होता है वो आई थिंक सबसे बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें लगभग 72% तक धातु का अंश होता है ना। तो लगभग जो है मेरे हिसाब से जो है इसमें मैग्नेटाइट होना चाहिए। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है इसको, लेकिन अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से चलूँ तो लगभग 70 से 72% जो धातु होता है, जो लोहा की मात्रा होती है वो इसमें होती है, और यहाँ पर लगभग 60 से 70% के आसपास होती है। तो मैं इसको सेकंड बेस्ट कह सकता हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें डाउट पे हूँ, प्लीज इसको रीचेक एक बार जरूर कर लेना, और कंफर्म तभी कमेंट करना जब आप 100% श्योर हो। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है सिडराइट थर्ड बेस्ट क्वालिटी आती है। इसमें 40% से लेकर 60% के आसपास में क्या होता है, इसमें मेटल जो है इसका कंटेंट होता है। तो ये थर्ड बेस्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर मैग्नेटाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सॉरी सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। मेनली मैग्नेटाइट कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आसपास के एरियाज में मिलता है, और हेमाटाइट मिलता है जैसे झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में ना, तो वहां पर भी जो है मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ, 81st क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 81st क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और शोध संस्थान, 1 लाइनर क्वेश्चन है, भोपाल, लखनऊ, रायपुर, देहरादून। तो ये सिचुएटेड है रायपुर में। अब चले मत जाना भाई देहरादून के रायपुर, ये रायपुर मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। तो जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकेटेड है। जो हमारा जल मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, तो उसके अंतर्गत जो है ये क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिखेंगे रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। 82nd पे आओ। ठीक है, चलिए 5-7 मिनट और। कहता है कि सप्तऋषि जो था, ये इनिशिएटिव क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द इंडियन यूनियन बजट 2023-24। 2023-24 के बजट से सवाल बन गया, 25-26 से भी बन सकता है। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं, जिन्हें सप्तर्षि कहते हैं, उन सप्तर्षियों में शामिल नहीं था। रीचिंग द लास्ट माइल, ग्रीन डेवलपमेंट, यूथ पावर एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्या नहीं था, अब सुनो मेरी बात, मैं सातों ही बताऊंगा। ये था, ये भी था, ये भी था, लेकिन वहां कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं रखा गया था सप्तर्षिज में। सप्तर्षिज में पहला क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल,
अंतिम जो है पायदान तक जो है पहुंचना है हमें, हरित विकास करना है, हमें युवा शक्ति को जो है प्रमोट करना है। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। तो इसके अलावा क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, समावेशी विकास की बात करते हैं। समावेशी विकास ये कौन सा है, ये सप्तर्षियों में जो है चौथा अंग है, इधर ऊपर टॉप में, आई होप सो ऑनलाइन में दिख पा रहा है जहां से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये सप्तर्षियों में एक और भाग आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, अवसंरचना, तो अवसंरचना और निवेश, ये किस में जुड़ता है मेरे साथियों, ये जुड़ता है सप्तर्षियों में पांचवा महत्वपूर्ण, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। छठवें के रूप में इसमें क्या जुड़ जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर जुड़ जाएगा, वित्तीय जो क्षेत्र है उसको मजबूत करना, फाइनेंशियल सेक्टर को प्रमोट करना, वित्तीय क्षेत्र को जो है प्रमोट करना। तो वित्तीय क्षेत्र को मजबूती देने के लिए जो है 6 इसमें आ जाता है। और सातवें और अंतिम जो आता है वो आता है अनलीसिंग एंड पोटेंशियल, अंतिम जो आता है इसमें सातवां वो है अनलीशिंग एंड पोटेंशियल। क्षमता जो है ना हमारी, पोटेंशियल जो है क्षमता, उस क्षमता को और सुदृढ़ करना। तो ये हमारे पास में टोटल 7 जो है सप्तर्षि आते हैं, मतलब हमें इसको प्रमोट करना था, है ना। तो इसमें जो है ये जरूर याद रखना, अनलीशिंग एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो अ पार्ट। तो शुरू के 3 तो ये हो गए, रीचिंग द लास्ट माइल, फिर हो गया दूसरा ग्रीन डेवलपमेंट, तीसरा हो गया यूथ पावर, फिर ये हो गया, फिर ये है, फिर ये है ना। तो इस प्रकार से क्या आ जाते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ये आ जाते हैं सप्त, है ना। लिख देना सभी लोगों ने। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 82nd के बाद 83rd, which of the following operations is launched by India to help earthquake hit in Turkey। इससे पहले तुर्की में जो है क्या आया था, एक भूकंप आया था, लेकिन फिर भी तुर्की ने बताओ हमसे गद्दारी कर ली है यहाँ से। खैर चलिए वो अलग बात है। ऑपरेशन सहयोग था, ऑपरेशन होप था, ऑपरेशन दोस्त था या राहत था। तो बताओ दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर, दोस्त ही होगा, श्योर है, कंफर्म, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन दोस्त। आप लोगों ने ऑपरेशन सहयोग का नाम सुना, थोड़ा पुराना ऑपरेशन है, लेकिन अगर किसी ने सुना, ये जो है ऑपरेशन सहयोग जो है राहत कार्यों के लिए भारत में ही 2018 में केरल में जब बाढ़ आई थी, तो उस केरल की बाढ़ के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तो ये 2018 का था, केरल में राहत कार्यों के लिए जब बाढ़ आई थी ना, तो वहां पर था सहयोग, भाई केरल के लोगों को सहयोग करना था। हमारी एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है, या जो हमारी एसडीआरएफ होती है स्टेट, है ना, डिजास्टर जो टास्क फोर्स एंड ऑल होते हैं, ये सब। ऑपरेशन होप का नाम सुना हो कहीं, होप जो था ये भी पुराना है। जब अमेजन के जंगल में प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था, मतलब विमान हादसा हुआ था, तो कहते हैं कि वहां पर 4 बच्चे जो है वो क्या हो गए थे, खो गए थे। तो उन 4 बच्चों की तलाश के लिए होप थी ना कि भाई मिल जाएंगे, तो अमेजन के जंगल में, और ये आई थिंक यूएसए का था या कुछ ऐसा, तो ये वो वाला, आई होप सो ये वही वाला हो ना, होप के नाम से हो सकता है कुछ और भी हो। और ऑपरेशन राहत किसी ने सुना हो, राहत राहत चलाया था हमने यमन में। तो यमन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे ना, उन भारतीय नागरिकों को यमन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। तो यमन से भारत वापस लाने के लिए ना वो राहत ऑपरेशन चलाया गया था। वीर गार्जियन, देखो जहां पर भी गार्जियन शब्द आ जाए, चाहे वो धर्म गार्जियन हो, चाहे वो वीर गार्जियन हो, सुनो मेरी बात, चाहे वो धर्म गार्जियन हो, चाहे वो वीर गार्जियन हो, तो ये कहाँ के लिए है, ये है हमारे भारत और जापान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज। तो वीर गार्जियन और जो है एज वेल एज मैंने कहा धर्म गार्जियन, ये जापान और भारत के लिए आती है। नेपाल के लिए कौन सी बताओ, नेपाल के साथ हमारा कौन सा चलता है, तो यहां हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज चलता है सूर्य किरण, यहां पर क्या चलता है, सूर्य किरण। इंडोनेशिया के लिए कौन सा चलता है, नहीं आइडिया, इसमें चलता है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति या सूर्य शक्ति। ये किसके लिए है, ये है हमारा साथ में इंडोनेशिया। और बांग्लादेश के लिए चलो एक ही बताओ, संप्रीति या टेबल टॉप, टेबल टॉप। तो भाई ये हमारे किस चीज के लिए, ये है बांग्लादेश और भारत के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना।
ठीक है, हो गया मेंशन सभी लोगों का। चलिए डन, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाते हैं 85 पे। अब देखो यहाँ से फिर वही आ गया आपका रीजनिंग और बाकी का पार्ट, तो इसको फटाफट चलेंगे। 85 का राइट आंसर लिखना ऑप्शन नंबर ए, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर ऑनलाइन वाले वीडियो पोस्ट करके आराम से देख लेना। अच्छा, माता टीला डैम ये किस पर है? ये बेतवा नदी के ऊपर है। बेतवा नदी हो चाहे केन नदी हो, तो केन और बेतवा दोनों निकलती है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से बहते हुए जो है उल्टी दिशा में ऊपर की ओर बहते हुए ये पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलेंगी। और वहीं पर यूपी के ही पास में जो है बेतवा नदी के ऊपर बन रहा है कौन सा डैम? माता टीला डैम जो है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, बेतवा। ऑप्शन नंबर डी 86। 87 का राइट आंसर सोचिए जरा, है ना, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? एफटीपी, एसएमटीपी, एसएनएमपीपी या फिर जो है आरपीसीसी? क्या लिखेगा आप लोगों ने इसका राइट आंसर? तो ये लिखना है एसएमटीपी, है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है मेल्स को भेज रहा है। एसएमटीपी ऑप्शन बी लिख लेना। कौन सा आदेश एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? क्या आंसर लिखेंगे इसका? नो आइडिया। चलिए, तो ये है लिखना ऑप्शन बी, आरडी। आरडी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89 का कौन सा विशेष रूप से अनुक्रमिक यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? सीक्वेंस में कौन सा होगा? यह है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर ए। 89। 90 प्रोटोकॉल इंटरनेट से रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल कौन सा होता है? एफटीपी, यूएनडी, टेलनेट या फिर आरएनआरपी? ऐसे तो नाम से भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। यह है टेलनेट। क्या है? टेलनेट, ऑप्शन नंबर सी। 90 का ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। इसका राइट आंसर तो आई होप सो सभी को उनको मिल गया होगा। क्या मिला भाई इसका राइट आंसर? एक ही पासा के निम्न तीन भिन्न स्थितियों में, मित्र मत लिखना इसको, भिन्न स्थितियों में उसके निचले तल पर कौन सा अंक होगा? तो पहले देखो हम कॉमन को ले लें, जिसमें कॉमन है, देखो ये है 5 1 2, एटलीस्ट दो कॉमन देखते हैं हम लोग। इसमें 5 और 2 कॉमन है, तो एक काम कर लीजिए, इसमें 5 और 2 वाला जो है इसको हटा दीजिए, यानी कि 3 के अपोजिट में तो एक हो सकता है। फिर क्या, एक तो ये हो गया था। इसमें क्या कॉमन है? 5 3, इसमें 5 3 है, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ से 5 3 ये भी हट जाएगा। तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? सोचो, 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या बच रहा है हमारे पास में? यही तो आ रहा था ना हमारा, ठीक है। 1 के अपोजिट में नहीं, 1 के अपोजिट तो 3 है ना, तो 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारा? 5 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये अलग हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास में डिजिट? 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और हर जगह अगर टॉप में 4 है, 5 है, तो इट मीन इसके सबके बॉटम में क्या होगा? 4 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा कहीं ना कहीं। अगर आपने डी निकाला तो इसको डी लिख लेना, है ना। इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा, कंफर्म्ड है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? चलिए 92 इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी की आपने इसमें त्रिभुजों की संख्या? निकला कुछ? है? ये आ रहा था हमारे पास में, या आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 3 4, ठीक है। और 20 और 7 27, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लिखना है। स्टिल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, बता देना, इसको हम प्रयास करेंगे कि डिटेल हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, 27 इज द राइट आंसर। 93 में क्या आएगा? डिफरेंट कैसे? देखो, जीरा, मूंगफली, दालचीनी और काली मिर्च, इसमें 3 तो मसालों के नाम है और एक मसालों से हटके। तो मसालों से हटके क्या है? मूंगफली, तो ऑप्शन बी अलग है। असंगत मतलब ऑड चुनना था ना, तो मूंगफली इसमें ऑड है। ऐसा एक और सवाल है, विकल्प चुनिए। जैसे न्यूज़पेपर जो है ये कहाँ पर छपता है? प्रेस में। तो ऐसे कपड़े कहाँ बनेंगे? दर्जी में, कपड़ा में, फाइबर में या मिल में? तो कपड़े कहाँ पर बनते हैं? मिल्स में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। 94 का राइट आंसर डी आएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को आपने कैसे फाइंड किया है? सोचो जरा, क्या निकला इसका राइट आंसर? किसी ने सर्च किया? तो इसका राइट आंसर निकलेगा आपका 52। राइट आंसर क्या निकलेगा 95 का? 52 निकलेगा,
है ना। 52 इसका राइट आंसर निकलेगा। 2 एकम 2, 2 में जो है आपने फिर देखो ना सीक्वेंस, यहाँ पर प्लस 0 हो रहा है, यहाँ पर जो है प्लस 3 आ रहा है ना, ये आ रहा ना 2 और 3 5, प्लस 5 और 8 5 13, 8 आ रहा है, प्लस 13 में कितने जोड़े 28 होगा, 13 दूनी 26, 27 28, यानी कि 13 14 15, 15 जुड़ रहा है ना 28, और ऐसे यहाँ आपको आगे कितना जोड़ना चाहिए कि नेक्स्ट डिजिट्स में आ जाएगा। तो ऐसे जब आप फॉर्मूला वर्क करोगे तो उसमें आंसर इसका क्या निकलेगा, डी निकलेगा। तो इसका 52 राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी का, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका जो है 52 राइट आंसर लिख लेना। इसका क्या निकला क्वेश्चन का राइट आंसर। आपने देखो पहले तो डिजिट सिमिलर सेम लिखनी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को उल्टा लिखो, देखो यहाँ तो सेम रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना। पहले पूरा लिख रहा हूं मैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। भाई जिसको तो याद रहेगा उसको लिखने की जरूरत नहीं, वरना पहले मुझे पूरा लिखने दो। अब क्या कह रहा है कि अंतिम के कितने अक्षर, अंतिम के जो है 10 अक्षर उल्टे लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पी के बाद मुझे क्यू नहीं लिखना चाहिए था, है ना। तो पी के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए था, जेड, यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा वी, यहाँ आ जाएगा यू, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा आर, और यहाँ आ जाएगा क्यू। तो ये वाला तो मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, आप समझो। अब कह रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठा होगा। 13वें वर्ण से जो है क्या होगा, छठवें में होगा ना। तो चलो जरा इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट से 13 गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। अब कह रहा है इसके बाद छठवां कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, एक्स निकला छठवें नंबर पे। तो राइट आंसर इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी एक्स आना चाहिए, है ना। फिर वही बात है कि भाई डिटेल समय लेना पड़ेगा, वरना जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। श्रृंखला में अगला नंबर क्या है, इसमें पता कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, हर किसी में आप जो है माइनस कितना कर दो, 8 कर दो। हर किसी में जो है यहाँ पर -2 आएगा, 8 नहीं, -2 का फॉर्मूला आएगा। अब फिर वही बात, मुझे फिर से वही लिखना पड़ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। देखो टी में से 2 घटाओ कितना आ रहा है, टी में से 1 2 घटाओ कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है, नहीं ये था टी, 1 घटाना है, नहीं 2 घटेगा ना, देखो 1 2 ये घटा आ रहा है, फिर जो है पी आना चाहिए ना, फिर 1 2 या 1 1 भी घटाओगे तो पी आएगा। फिर ऐसे हम लोग 1 घटा देंगे इसमें से, है ना, ओ घटा देंगे एन आएगा। फिर जो है यहाँ पर क्या घटा देंगे, एम हटा देंगे एल आया। फिर के हटा देंगे क्या आएगा, जे आएगा। फिर जो है आई हटा देंगे एच आएगा। तो अगर इसमें जे और एच है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काम करके ऑप्शन बी शायद आप लोगों का सही आ रहा था, तो माइनस हो रहा था इसमें ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या राइट आंसर निकला, क्या राइट आंसर निकला इसका, ऑप्शन नंबर सी, या मैंने जहां भी करेक्शन करवाया होगा 3:30 निकलेगा। इजी कैसे होता है, देखो जैसे हमारे पास टाइम दिया गया ना 8:30, ये हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी टाइम जो है 9 है, कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे हमें 11:60 में से इसको घटाना है। जो भी हमारे पास में जब मिरर दिया जाता है ना तो उसको 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटाओ, 0 का 0 रहेगा, 6 में से 3 गया 3 रहेगा। अब 11 में से 8 के कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, यस एंड नो, और 0 तो कट हो गया, तो ये कितना बचा 3 30, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लिख लो भाई, क्या दिक्कत है ना। 99th पे आओ, है ना। इन कोडिंग क्लैरिटी कैन बी रिटन एज 176, देन हाउ विल फ्रोजन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। हुआ था इसका, क्या किया आपने लॉजिक, पहले आपने जो जो नंबर्स पे होंगे इनको ऐड किया होगा और इनटू कर दिया 2 से, तो फिर निकल आएगा, समझ पाओगे। प्लीज मैं एक ही बता देता हूँ, थोड़ा समय भी हो गया। जैसे ए बी सी, अब सी किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हमने यहाँ लिख लिया 3, ए बी सी, ऐसे डी ए बी सी डी ई एफ जी, आज आप मुझसे ए बी सी डी करवा लो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
आर। वैसे आपको डिजिट्स के नंबर याद होने चाहिए ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, सबको देखो काउंट करो। अब एल किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे आ रहा है, प्लस 12 जोड़ दो। ए कितने पे था, 1 पे था, प्लस जो है आर 12 आ गया ना, 13 14 15 16 17 18, 18 पे आ रहा था आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है, ठीक है, ये 18 था ना, 8 पे आ रहा है। फिर क्या है आई के बाद टी, टी कितने पे आ रहा था, ये आर 18 पे आया था ना, 19 20, यानी ये आ गया 20, प्लस वाई 26 पे आएगा, सॉरी 25 पे आएगा, 20 21 22 23 24 25, तो 25 पे आ गया, ये सबको जोड़ दो, 20 और 20 40 और 5 45 है ना, 45 और क्या कहाँ चले गया 8, कितने होते हैं 45 और 5 50 और 53 हो गए। 53 में क्या जोड़ देंगे हम लोग, एक 54 हो जाएगा, 55 56 57 58 59 और 10 कितना हो रहा, 69 71 और कितना हो गया, कितना निकला 80 88 16 76 176 है ना, यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा सॉरी यहाँ मैंने गलती से 8 जोड़ दी। तो इट मीन्स कि जो भी हमारा इक्वल टू आया, उस इक्वल टू के बाद आप मल्टीप्लाई 2 कर लो, और सेम फॉर्मूला आप फ्रोजन में रखना और चेक करना कि क्या आप लोगों का राइट आंसर आता है। तो क्या निकला होगा इसका राइट आंसर 168, क्योंकि 84 निकला होगा ना, तो 84 इंटू 2 क्या होगा आपने, तो वो कितना निकलेगा आपका 186 जो है इसका राइट आंसर, सॉरी 168 जो है इसका राइट आंसर निकला होगा। 6 और 86 में आगे पीछे मत कर देना, तो 168 है ना, 84 गुणा 2 क्या होगा आपने। और लास्ट हमसे सवाल पूछता है, अंतिम हमसे सवाल पूछता है कि 6 पीपल ए बी सी डी, अब 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए मैं ये बना देता हूँ, ये 6 लोग हैं ना, ओके होल्ड ऑन। कह रहा है कि आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, बी इज बिटवीन डी एंड सी, लेट कर दिया मैंने है ना, लेट कर दे रहा हूँ मैं, बी देखो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने लेट किया कि आपने कहा कि बी इज सिचुएटेड इन बिटवीन डी एंड सी, ठीक है, मैंने यहाँ सी लिख दिया, डी इसके बीच में आ गया बी। ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो ई और सी के बीच में ए हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, एफ बचा, एफ मैंने यहाँ लिख दिया। अब लास्ट में कह रहा है हु विल बी बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो राइट आंसर इसका डी लिख लो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ये हमारे पास में आज के 100 क्वेश्चन थे, है ना, समय थोड़ा लिमिटेड रहता है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें देखनी होती है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियोस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ठीक है, आप पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो बस उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, सी यू देन टुमारो।